हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश। दोस्तों, आज मैं आपके सामने ये वीडियो लेके इसीलिए आया हूँ कि मेरे कुछ दोस्तों ने कुछ सवाल पूछे हैं जिसके मुझे जवाब देने हैं। और कुछ जवाब तो मैं ऑनलाइन दूंगा, कुछ जवाब जो बहुत इंपॉर्टेंस थे, जो मेरे को लगा कि मैं लाइव आके आप लोग के साथ शेयर करूँ, इसीलिए मैं आपके सामने लाइव आया हूँ। और वो सवाल भी लाया हूँ जो मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछे हैं। और दोस्तों, कुछ दोस्तों ने मुझसे कुछ ऐसी चीज़ें बताई है जो ऑब्वियसली मेरे हैंड से गलती हुई है, तो उनने मुझे बताने की कोशिश करी कि सर यहाँ पे ये गलती हुई है। मुझे बहुत अच्छा लगा उन दोस्तों ने जब ये बताया कि सर देखिए, ये 3 फेस में ये चीज़ नहीं है, ये नहीं होने के कारण हमारा कंप्रेसर जलने का कारण हो सकता है। और वो बिल्कुल सही बात थी, क्योंकि मैं वो जब डायग्राम बना रहा था तो वहाँ पे वो लगाना भूल गया। तो मैं भी अगला डायग्राम एक 3 फेस का पूरा कंप्लीट 3 फेस का लाऊंगा, जिसमें एक एक डिवाइस होगी, सारी बारीकियाँ होंगी। तो आप 3 फेस का वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और देखिए, मेरे उन दोस्तों से मेरा एक चीज़ ये कहना है कि अगर जैसे मान लीजिए मुझसे कोई गलती होती है या कुछ वायरिंग में कहीं पे भी थोड़ी सी मिस्टेक होता है, तो आप मुझसे जो शेयर करते हैं मुझे वो बहुत अच्छा लगता है कि चलिए आपको उस चीज़ का नॉलेज है और आपने मेरे साथ उस नॉलेज को शेयर किया। तो दोस्तों, अगर आपके पास एसी से वायरिंग से रिलेटेड या एसी से रिलेटेड मुझसे ज़्यादा नॉलेज आप में से किसी दोस्त के पास है, तो कोशिश करिए कि वो आप मेरे साथ शेयर करें, ताकि मैं उसको अपने अपकमिंग वीडियो में लाऊं और हमारे जो और व्यूअर्स हैं उन तक की वो पहुंचा सकूं। और मैं आपका नाम और आपका पूरा डिस्क्रिप्शन और आपका सारी चीज़ें अपने चैनल पे दूंगा, जिसके थ्रू आपसे जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिनको ऐसे वो आपसे सीधे कांटेक्ट कर सकें और वो आपसे बात कर सकें। तो देखिए क्या होता है सर, जिस तरीके से हम किसी भी चीज़ के बारे में, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये चैनल चालू किया है पैसा कमाने के लिए बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि पैसा ऊपर वाले की दुआ से मैं अपने फील्ड में कमा रहा हूँ। तो पैसा कमाने के लिए ये मैंने, जैसे कि आपको पहले वीडियो में भी बोला था, ये मैंने इसीलिए चालू किया है क्योंकि जो इनको ऐसे से रिलेटेड काम करना उन तक ये नॉलेज पहुँच जाए, इसीलिए मैंने ये चैनल चालू किया है। तो देखिए क्या होता है कि मेरे को डिमोरलाइज करने की कोई भी कोशिश करेगा तो मैं वो तो होने नहीं दूंगा अपने ऊपर। मेरे को जितना नॉलेज है वो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हाँ, मैं भी एज ए ह्यूमन बीइंग हूँ, छोटा मोटा एरर हो जाता है, हर ह्यूमन बीइंग से एरर होता है। आप मेरे साथ कंसल्ट करिए, आप मेरे को बताइए सर यहाँ पे ये एरर है, इस एरर को आप ठीक करिए। मैं ऑब्वियसली उस एरर को ठीक करूँगा, और मैं अपनी वीडियो में ये भी मेंशन करूँगा कि ये एरर के बारे में मुझे किस व्यक्ति ने बताया था और क्यों बताया था और क्या गलती हुई है। तो मेरे साथ हमेशा आप 1 to 1 रहिए। और अगर आपके पास डायग्राम आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, जिस तरीके से मैं डायग्राम बनाता हूं, आप डायग्राम बनवाना चाहते हैं और आपका डायग्राम लाइव करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे मेल आईडी पे मेरे को आप अपना डायग्राम पेन और पेंसिल से भी अगर डायग्राम बना के आप मेरे को मेल करेंगे, मैं 100% अगर वो डायग्राम परफेक्ट होगा और वो डायग्राम दिखाने लायक होगा, तो मैं लोगों के बीच में उस डायग्राम को ज़रूर ले जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आप बेसिक से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, है ना। तो बेसिक नॉलेज नहीं है तो फिर उसको करने का मतलब नहीं है। तो बेसिक नॉलेज आप थोड़ा सा तो लेना ही पड़ेगा। और कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, ये मैं भी जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं। लोग 10-10 सालों से काम करते हैं लेकिन वो भी कई बार उलझ जाते हैं। जिन सर से मैं सीखता था, मैं उनको मेरा जो गुरु थे, मैं उनको जीनियस मानता हूँ, जिनने मेरे को सिखाया। उनसे अच्छा मैंने आज तक किसी को भी एज ए प्रवक्ता बोल दो, एज ए कम्युनिकेटर बोल दो, वो जो सिखाते हैं इतना सही तरीके से सिखाते हैं कि आपको दिमाग में वो चीज़ एक बार में ही बैठ जाता है। ये मेरे सर की खासियत थी, जिनने मेरे को सिखाया है ना। तो मुझसे पूछा सर मैं किस स्टेट को बिलोंग करता हूँ। देखिए मैं बेसिकली मैं मध्य प्रदेश से हूँ, लेकिन मेरा कर्म भूमि जो है वो महाराष्ट्र है। मैं महाराष्ट्र में मुंबई में हूँ, मैं मुंबई से काम करता हूँ, मेरी जन्मभूमि मध्य प्रदेश है। ये सब बातें मैं आप लोगों से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ने मेरे से इस तरीके से सवाल पूछे, सर आप कहाँ रहते हैं। और मेरे से प्लीज़ ऑनलाइन आप मेरे से मोबाइल नंबर कभी नहीं पूछिए करिए, कि कई दोस्तों ने मेरे से ऑनलाइन मोबाइल नंबर पूछा, सर आप मेरे को अपना मोबाइल नंबर दे दो। प्लीज़ मेरा मोबाइल नंबर मत पूछिए, मोबाइल नंबर पूछने की क्या ज़रूरत है, मैंने आपको ईमेल आईडी दे रखा है, आप मेरे मेल आईडी पे मेल करिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा, 100% करूँगा। तो मैं एक बार और आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिनको भी मेरे से अच्छा नॉलेज है, मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, वो लोग प्लीज़ मेरे साथ अपने डायग्राम को शेयर करिए। मैं उस डायग्राम को जितने अच्छे से अपने हिसाब से बना सकता हूँ, जैसे आपने देखा है उस तरीके से बना के मैं अपने व्यूअर्स तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों 3 फेस वायरिंग में थोड़ी सी गलती हुई है, तो मेरा 3 फेस वायरिंग की दूसरे वाले वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है सर। दोस्तों अब हम चलते हैं सवालों की तरफ। इसमें मेरे एक दोस्त ने पूछा है, उसने पूछा है कि अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नहीं होगा तो क्या होगा। ये जो मैंने अभी नया वीडियो डाला है ये उससे रिलेटेड है।
स्टेप डाउन पर ट्रांसफार्मर काय के लिए यूज़ किया जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफर हम इसीलिए यूज़ किया जाता है उसके अंदर, ताकि पीसीबी बोर्ड जो होता है उसके अंदर जो पीसीबी बोर्ड होता है उसके अंदर के जो भी हम अदर डिवाइसेस होते हैं उनको चालू करना है। और पीसीबी डिवाइस को एक देखो किसी भी चीज़ को चलाने के लिए उसको पावर सप्लाई देना ज़रूरी है। हम जिस तरीके से मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल चलाने के लिए हम उसमें बैटरी यूज़ करते हैं। बैटरी क्या करता है? मोबाइल को पावर देता है। पावर देने से क्या होता है? उसका पूरा मदरबोर्ड चलता है। उसी तरीके से पीसीबी बोर्ड को चलाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर अगर आप बंद कर देंगे तो आपकी पीसीबी बोर्ड बंद हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको इसका जवाब मिल गया होगा, पीसीबी बोर्ड में स्टेप डाउन ट्रांसफ़र क्यों होना चाहिए। दूसरा सवाल है, मेरे एक दोस्त ने पूछा है कि सीपी क्या होता है और ये सीपी कहाँ लगा होता है। देखिए सीपी कुछ नहीं होता है सीपी कोई डिवाइस नहीं होता है। सीपी जो होता है उसको बोलते हैं कंप्रेसर पावर। कंप्रेसर को जो पावर देता है उसको बोलते हैं सीपी, उसका शॉर्ट फॉर्म है सीपी, कंप्रेसर पावर। कंप्रेसर पावर कहाँ से आता है? वो रिले से आता है। मैंने रिले के बारे में आपको वीडियोस बताएं। जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आप एक बार पीछे की वीडियोस को जरूर देखें, उसमें दिया हुआ है पूरा चीज़। सीपी मतलब कंप्रेसर पावर, वो कोई डिवाइस नहीं होता है और वो कहीं लगा नहीं होता है। सीपी जो होता है वो कंप्रेसर पावर होता है ना। और कंप्रेसर पावर कहाँ से आता है? रिले से आता है। रिले कहाँ लगा होता है? रिले लगा होता है आपके पीसीबी बोर्ड पे। पीसीबी बोर्ड कहाँ लगा रहता है? वो आपके इंडोर यूनिट में होता है, आउटडोर यूनिट में नहीं होता है। आउटडोर यूनिट में आपका पीसीबी बोर्ड नहीं होता है, पीसीबी बोर्ड होता है आपके इंडोर यूनिट में। तो इंडोर यूनिट के अंदर रिले लगा होता है। रिले क्या करता है? 4 नंबर से सीपी छोड़ता है। सीपी छोड़ता है मतलब कंप्रेसर पावर को छोड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके इस सवाल का जवाब तो आपको मिल गया। और देखिए अभी जो इन्वर्टर एसी होता है, इन्वर्टर एसी के अंदर पीसीबी बोर्ड जो होता है बोर्ड, वो आउटडोर यूनिट में भी होता है। उसकी वायरिंग मैं आपको बताऊंगा, बहुत टिपिकल वायरिंग नहीं है, बहुत ईजी वायरिंग मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक दोस्त ने पूछा है, मैं इंडोर यूनिट को चालू करता हूँ, चालू होने के 10 मिनट के बाद आउटडोर यूनिट बंद हो जाता है, उसके बाद वो चालू नहीं हो रहा है। तो देखो फ्रेंड, ये क्या होता है? ये कोई फॉल्ट जो है, ये फॉल्ट आपके इंडोर यूनिट में जो आपका पीसीबी बोर्ड है उसके अंदर कई तरीके की सेटिंग्स होती है जो रिमोट से हम सेट करते हैं। रिमोट से आपने सेटिंग करी होगी, टाइमर सेट होगा या मोड जो है उसको चेंज किया होगा। तो उसके कारण क्या होता होगा कि वो 10 मिनट तक की पावर सप्लाई छोड़ता है, उसके बाद आउटडोर यूनिट को बंद कर देता है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अंदर जो आपके रिमोट से आपको आपके जो एयर कंडीशन है उसकी सेटिंग को सेट करना पड़ेगा। ये देखिए, आप उसमें देखिए कहीं टाइमर चालू तो नहीं है। अगर टाइमर आपका 10 मिनट का ऑन है तो 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। 1 मिनट का भी ऑन है तो 1 मिनट तक एसी चलेगा, उसके बाद वो एसी को बंद कर देगा। फिर आप एसी को पूरा पावर सप्लाई बंद करके फिर चालू करेंगे, फिर वो 1 मिनट चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। तो ये टाइमर सेटिंग और इस तरीके की उसके अंदर जो सेटिंग्स होती हैं उन सेटिंग्स को आप चेक करिए। वो सेटिंग के कारण ही ये बार बार बंद चालू हो रहा है ना। दोस्तों अगला सवाल है, सर आप मेरे को विंडो एसी का नॉर्मल वायरिंग बताइए। विंडो एसी का नॉर्मल वायरिंग दोस्त मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मेरे अगर आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें विंडो एसी की वायरिंग मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। तो विंडो एसी की वायरिंग उसमें दी हुई है, आप उसको वायरिंग को ज़रूर देखें, है ना। अगला सवाल है कि सर 3 फेस वायरिंग में कैपेसिटर का यूज़ होता है क्या? तो 3 फेस वायरिंग में कैपेसिटर का यूज़ नहीं होता है। 3 फेस में कंप्रेसर में कैपेसिटर की यूज़ नहीं होता है। बट अगर उसमें जो फ़ैन लगा होता है, कई बार क्या होता है 3 फेस फैन भी लगा होता है, कई बार 3 फेस फैन नहीं लगा होता, सिंगल फेस फैन लगा होता है आपके यूनिट के अंदर, तो उसमें कैपेसिटर लगा हुआ। अगर वो सिंगल फेस का मोटर है, फैन मोटर सिंगल फेस का है तो उसमें कैपेसिटर लगा हुआ। अगर मोटर भी 3 फेस का लगा है तो उसमें भी कैपेसिटर नहीं लगा हुआ। जहाँ भी 3 फेस यूज़ होता है वहाँ पे कैपेसिटर यूज़ नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक दोस्त ने मेरे से पूछा है, सर सीपी क्या होता है और सीपी कहाँ लगा होता है? सेम सवाल। सीपी कंप्रेसर पावर होता है और सीपी कहीं लगा नहीं होता है। सीपी जो होता है वो कंप्रेसर पावर होता है और वो कहाँ लगा होता है? तो सीपी नहीं होता है, रिले होता है। रिले जो होता है वो आपके पीसीबी बोर्ड में लगा होता है, जो आपके इंडोर यूनिट के अंदर होता है ना। अच्छा, कई दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि सर कॉन्टैक्टर कहाँ लगा होता है? कॉन्टैक्टर आपके आउटडोर यूनिट के अंदर लगा होता है। आउटडोर यूनिट जो होता है उसमें कॉन्टैक्टर लगा होता है। सर मुझे एक दोस्त ने मुझसे पूछा है, सर मुझे मल्टी एसी की वायरिंग बताइए। मल्टी एसी की वायरिंग मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मैंने अपलोड किया है, तो दोस्त आप उसको वीडियो को ज़रूर देखें। मल्टी एसी के बारे में उसमें दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देखें, है ना। ठीक है। अच्छा,
एक दोस्त ने मुझसे पूछा रेफ्रिजरेटर की रिचार्ज कैसे करते हैं। तो दोस्त, मैं रेफ्रिजरेटर पे काम नहीं करता हूँ, मैं एयर कंडीशन पे काम करता हूँ। तो मेरे से जब भी सवाल पूछे तो आप रेफ्रिजरेटर से रिलेटेड ना पूछें, एयर कंडीशन से रिलेटेड पूछें। बेसिकली दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जो एसी का काम करता है वो रेफ्रिजरेटर का भी काम कर सकता है, और करते भी हैं, लेकिन मैं नहीं करता हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा, है ना दोस्त। तो दोस्तों, इस तरीके से कुछ सवाल हैं जो दोस्तों ने मुझसे पूछा है, जो मुझे लगा कि आपके सामने लाइव आके जो है मुझे आपको बताना चाहिए था। जो सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछा उसके बारे में मैं आपको जवाब दे सकूं। क्या होता है सीपी, जो होता है सीपी, आप जैसे देखेंगे यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे ये जो है ये पीसीबी बोर्ड है। पीसीबी बोर्ड में देखिए इस जगह पे रिले होता है, रिले से आपको सीपी निकलता है। तो दोस्तों ये होता है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के अंदर सीपी यहाँ से निकलता है। सीपी यानी कंप्रेसर पावर, ठीक है दोस्तों। और अगर आप जैसे बोलेंगे कॉन्टैक्टर, तो कॉन्टैक्टर देखिए इस तरीके का होता है। कॉन्टैक्टर को हम, ये कॉन्टैक्टर होता है, ये हमारे आउटडोर यूनिट में लगा होता है। इस तरीके से कॉन्टैक्टर काम करता है ना। किस तरीके से काम करता है ये मेरे वीडियोस में दिए हुए, तो आप देखिएगा, ठीक है दोस्तों। और जैसे कि मैंने शुरू में भी वीडियो में बोला था, अगर मेरे से कुछ गलती हो रही है और अगर किसी बंदे को मुझसे अच्छा नॉलेज है और वो अपना नॉलेज मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो मेरे व्यूअर्स के साथ अगर अपने आप को शेयर करना चाहते हो, तो प्लीज़ 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 मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी वायरिंग बनाएं, वायरिंग डायग्राम बनाएं, और मेरे मेल आईडी पे, मेरा मेल आईडी ये दिया हुआ है, मेरे मेल आईडी पे आप मेरे को मेल करिए। मेरा मेल आईडी आप नोट कर लीजिए, ये मेरा मेल आईडी है। मेरा वेबसाइट भी है, वेबसाइट में भी मेरा मेल आईडी दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम जो है एयर कंडीशन की वायरिंग करते हैं। 3 फेज़ की वायरिंग में थोड़ी सी गलती हुई है, उस गलती को मैं ठीक करूंगा। अगले वीडियो में आप वो वायरिंग देखिएगा, वो वायरिंग बिल्कुल परफेक्ट वायरिंग होगी, जिसमें मैं छोटी सी छोटी चीज़ों को भी 3 फेज़ वायरिंग में जो होता है अंदर, इवन बाहर से जो हम पावर सप्लाई को अंदर देते हैं, यूनिट के अंदर देते हैं, वहाँ से मैं चालू करूँगा। अंदर यूनिट पे कैसे दिया जाता है पावर सप्लाई को, हमारा जो ब्लोवर होता है उस पर सप्लाई कैसे दिया जाता है, सारी चीज़ें बताऊँगा किस तरीके से होता है। मैं एक एक वायरिंग आपको बताऊंगा। इन्वर्टर वायरिंग के बारे में काफ़ी दोस्तों ने पूछा है, तो इन्वर्टर वायरिंग बहुत ईजी वायरिंग होती है। होता है कि मैं वीडियो लाता हूँ और अगर उसमें छोटा से भी एक मिस्टेक होता है तो दोस्त उसको इस तरीके से मेंशन किया जा रहा है, इसमें तो ये है ही नहीं, ऑब्वियस नहीं है दोस्त। तो आप मुझे कन्वे करोगे, सर इसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है, आप उसको ऐसे मत दिखाओ, वाओ व्हाट इज़ दिस, ये तो है ही नहीं, इसमें आपको तो कुछ नहीं आता है। यार ये सब मत करो यार। क्या है कि ये सब करने से क्या होता है कि जो बेचारे और बच्चे जो सीख रहे होते हैं उनका वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। ठीक है, आप करना चाहते हो तो आप भी करिए। मैंने जैसे शुरू में बताया कि वीडियो के थ्रू कि मैं इससे पैसे कमाने के लिए मैंने यूट्यूब में नहीं आया। यूट्यूब में मेरे को आके मुझे क्या मिलेगा, एक 15 वीडियो डाला है मैंने पिछले 20 दिन में, मुझे क्या मिला, 45 सेंट्स मिले। 45 सेंट्स में क्या होता है, 40 सेंट मैं जो काम करता हूँ उस काम से मेरे को इतना पैसा मिल जाता है कि सारी चीज़ें हो जाता है। तो मैंने यूट्यूब में वीडियो इसीलिए नहीं डालता हूँ, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, यूट्यूब में वीडियो मैं इसीलिए डालता हूँ ताकि मेरे उन दोस्तों तक की ये वायरिंग पहुंच जाए, इससे कुछ बेनिफिट हो जाए, वो उनको कुछ रोज़गार मिल जाए। इसीलिए वायरिंग में कहीं गलती होती है या कुछ होता है तो आप मुझे बताइए, मैं उस वायरिंग को ठीक करूँगा, दोबारा डालूंगा। वैसे तो वायरिंग में ज़्यादा गलती होती नहीं है, मेरे से सिर्फ एक गलती हुई थी जो मैं खुद अपोलाइज़ करता हूँ। मेरे 3 फेज़ वायरिंग में एक छोटा सा डिवाइस लगाना था, वो डिवाइस मैंने नहीं लगाया, उसकी वायरिंग में वो मेंशन नहीं किया, वो मेरे से गलती हो गई। मैं उस वायरिंग को आई प्रॉमिस उस वायरिंग को मैं ऐसा बना के दूंगा आपको कि उसके अलावा आपको दूसरी वायरिंग नहीं मिलेगी। सेम टू सेम वायरिंग दूंगा, आप उस वायरिंग को सीख जाओगे तो आपको कोई किसी भी तरीके की 3 फेज़ वायरिंग आप कर सकते हैं। दोस्तों और भी जो भी सवाल हो, अच्छा दोस्तों मेरे को आपसे कुछ बातें और करनी थी। बातें ये करनी थी कि मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियोस के और लोगों तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो आप इसको क्या करिए, फेसबुक में, आपके व्हाट्सएप में जितना हो सके उतना शेयर करिए, लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि उन लोगों तक पहुँच जाए जो इस वीडियो के थ्रू वायरिंग के बारे में सीख सकें, है ना, सारी चीज़ें सीख सकें। अच्छा दोस्तों, मैं अभी हमारे यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, अभी तक क्या होता था कि इंडोर यूनिट को जो है क्लीन करना, वॉशिंग करना, जो हम प्रेशर वॉश करते थे, ये सब करते थे, तो हम क्या करते थे, मशीन को पम्प डाउन करते थे, उसके बाद हम इंडोर यूनिट को निकालते थे, उसके बाद उसको क्लीन करते थे, उसका फ़ैन क्लीन करते थे। तो अभी एक नया मार्केट में नया चलन आया प्लास्टिक बैग टाइप का, उसको क्या करते हैं, मैं आपको वीडियो में बताऊँगा कि उससे हम किस तरीके से हम अपने इंडोर यूनिट को वॉश कर सकते हैं, केमिकल वॉश कर सकते हैं, हम एक एक चीज़ को वॉश कर सकते हैं जिसमें हमारा पीसीबी बोर्ड में पानी नहीं जाए, मोटर में पानी नहीं जाए, और जिस क्लाइंट के घर में हम काम कर रहे हैं उस क्लाइंट के घर में पानी फैले नहीं, वो पानी एक स्टोरेज टैंक में जाके स्टोर हो जाए, जो भी गंदा पानी होता है। तो मैं अभी एक नया
प्रोडक्ट जो है ये मैं चाइना से जो है मैंने अभी बात कर रहा हूँ। चाइना में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके थ्रू मेरी बात चल रही है। अगर हो सका तो मैं वो प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च करूँगा। तो मैं उस प्रोडक्ट को जब इंडिया में लॉन्च करूँगा तो मेरा ये प्रोडक्ट आपको फ्लिपकार्ट में, अमेजन.com में, ईबे में, सारी साइटों पे मिलेगा। तो आप चाहें तो इसको वहाँ से बाय भी कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी इसको लॉन्च करने वाला हूँ, तो आप उसको देखिएगा। पंप लाऊंगा जो प्रेशर पंप मुश्किल से 300 या 400 रुपये का होगा, जिसको वैक्यूम करके आप उसको अपने जो यूनिट है उसको आप वॉश कर सकते हैं, है ना। तो मेरे वो प्रोडक्ट को अभी लॉन्च होने में 1-1.5 महीना और लगेगा। जैसे ही वो लॉन्च होगा मैं आपको अगली वीडियो में आके बताऊंगा कि वो लॉन्च हुआ है, और आप चाहें तो उसको ईबे से, अमेजन.com से और फ्लिपकार्ट से आप उसको बाय कर सकते हैं। एक बंदे ने मुझसे पूछा था, सर 410 गैस को कैसे रिचार्ज करते। 410 गैस को रिचार्ज नहीं कर सकते दोस्त, क्योंकि 410 गैस 2 गैसों का मिश्रण होता है ना, तो उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। तो या तो फिर आपको उस पूरे गैस को वैक्यूम करके हटाना पड़ेगा और दोबारा नए सिरे से पहले लीकेज चेक करके पूरा दोबारा उसको भरना पड़ेगा। उसके प्रेशर के बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि उसका प्रेशर कितना होना चाहिए और कितना रखना चाहिए। तो 410 गैस जो है वो रिचार्ज नहीं होता है ना, टॉपअप नहीं होता है उसका, ठीक है, क्योंकि वो 2 गैसों का मिश्रण होता है। दोस्तों मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और लोगों तक मेरे वीडियोस को पहुंचाइए। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूं। मेरे साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरे मेल आईडी पे आप मेरे को मेल करिए, मेरे से 1-to-1 रहिए। जो भी मेरे से सवाल पूछना आप पूछिए। दोस्तों मैं रमेश आपके हमेशा मदद करने के लिए तैयार हूँ। फिट एंड एयर कूल आपके लिए हमेशा सदैव तैयार है। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।